हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th की भूगोल की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जनसंख्या पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके SCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल की बुक की देख सकते हैं। जो बनी हुई प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे बुक हैं जिसमें सारा कंप्लीट करा चुका हूं, जो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों अर्थात जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं साध्य भी है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग करते वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों या खदानों में, पशुओं अथवा धन दौलत में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों, बच्चों एवं स्त्रियों में निहित है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने न देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है, मानो पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। बच्चों, तुम बढ़ती जनसंख्या के अंग हो। आज हम जनसंख्या से जुड़ी निम्नांकित 3 बिंदुओं पर विचार करते हैं: जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। जनसंख्या आकार एवं इसका वितरण। सबसे पहले एक नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। 1 मार्च 2001 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। ये करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि कुल जनसंख्या का कितना है भारत में, तो 16.7। ये करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्यांकी, समसामयिकी तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कुल आबादी 16.60 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16% निवास करता है। देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 9.68 करोड़ आबादी है, अर्थात कुल जनसंख्या का 9.47%। तीसरे स्थान पर बिहार की आबादी है 8.29 करोड़, जो कुल देश की कुल जनसंख्या का 8.06% है।
इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या है। भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें भारी विषमता है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचनात्मक सुविधा के कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में सामान्य घनत्व की स्थिति है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिमी बंगाल का है। यहाँ औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार जहाँ 881, केरल 819 का स्थान आता है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहाँ औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में और 9,340 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर के 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2000 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रति वर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे हम वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई है। सिर्फ 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कब? 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या वृद्धि एक झलक। यहाँ पर देखेंगे कि कुल जनसंख्या लाख में, एक दशक में, सापेक्ष वृद्धि लाख में और वार्षिक दर प्रतिशत लाख में। 1951 में 361.0 था, वही एक दशक में सापेक्ष वृद्धि 42.43, वार्षिक वृद्धि 1.25 था। तो यहाँ पे 1961 और 71 में वृद्धि दर को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने वृद्धि दर हुआ था। वही 1981 में और 1991 और 2001 में वृद्धि दर कितना दिया है।
यहाँ पे 6.1 और 6.2 दर्शाता है कि 91 और 1981 तक की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की संख्या व्याख्या करता है, जो 1951 में 361 से 2001 में 1028.7 लाख हो गई। जानकारी प्राप्त कीजिए कि 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सन 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 2001 में कुल जनसंख्या 182 लाख वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी दशकीय वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई है। आप यहाँ कुल जनसंख्या एवं उनकी जनसंख्या वृद्धि देख सकते हैं और यह एक चार्ट के नुमा यहाँ पर आपको समझाया गया है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। विशाल आकार की जनसंख्या में कम वार्षिक वृद्धि दर सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरणीय संरक्षकों को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य कारण हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। ये 3 प्रमुख कारण हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य कारण कौन से हैं। तो ऑप्शन आएगा कौन से नहीं हैं, तो आपको उसी में छांटना रहेगा। ये तीनों दिया रहेगा: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर में धीमी गति से एवं मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि विस्फोट हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण है पारिवारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक स्तर पर नियोजित परिवार के प्रति जागरूकता है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है तो विस्थापित क्षेत्र में या अंतर्राज्य एक दूसरे से राज्य में या अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे देश में हो सकता है। याद रखें कि वर्तमान प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय हैं। वर्तमान विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय हैं। पिछले 10 वर्षों में अर्थात 1951 और 2001 में भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष 1.82 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान समय में मुंबई महानगर की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अपने दादा दादी या नाना नानी माता पिता के जन्म के समय से तुम अपने परिवार में प्रवास की सूची बनाओ। प्रत्येक प्रवास के कारणों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रवास को ज्ञात कीजिए। भारत में अधिकतर आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर के 27.78% हो गई है। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर के 35 हो गई। जनसंख्या की विशेषताएं। अर्थात आयु संरचना। आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किशोर वर्ग, जिनकी उम्र जो है 15 वर्ष से कम आयु तक होती है, वो किशोर कहलाते हैं। प्रौढ़ वर्ग जो होंगे ये 15 से 19 वर्ष की आयु के लोग हैं। वृद्ध वर्ग जो होगा ये 60 वर्ष या इससे अधिक वाले होते हैं। प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है और प्रथम अंतिम वर्ग को आधारित जनसंख्या कहा गया है। भारत में किशोर वर्ग के अंतर्गत 36.5% जनसंख्या है। प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत 65.7% तथा वृद्ध वर्ग में 6.8% जनसंख्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से हो रहे सुधार के कारण वृद्ध वर्ग की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की संभावना है। इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण के प्रति बढ़ती जनसंख्या और प्रबंधन के अनुकूल उपायों के कारण किशोर वर्ग में कमी आने की पूरी संभावना है। क्रमिक एवं क्रियाशील वर्ग में जनसंख्या अनुपात में संभावित वृद्धि से रोजगार के नए आयामों को तलाशना होगा, अन्यथा बेरोजगारों की समस्या विस्फोट के रूप में हो सकती है। लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्यक है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। सन 1951 से 2001 के बीच एक लिंग अनुपात की सारणी दर्शाया गया है। जनगणना वर्ष और लिंग अनुपात। 1951 में 1000 पुरुषों पर 946, वही 1961 में 1000 पुरुषों पर 941, 1971 में 1000 पुरुषों में 1930 महिलाएं और 1981 में 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं, 91 में 929 महिलाएं 1000 पुरुषों पर और 2001 में 933 1000 पुरुषों पर था। क्या आप जानते हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। पांडुचेरी में 1000 पर 1001 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 821 महिलाएं हैं। हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 861 महिलाएं हैं। साक्षरता दर। साक्षरता दर जनसंख्या का वह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनात्मक गुण होता है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्यों को कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधक होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर, लिखकर या पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है।
भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84%, पुरुषों का 73% एवं महिलाओं की 53.67% है। अर्थात पूरे देश की साक्षरता 64.84, वही पुरुषों की साक्षरता पूरे भारत में 73, महिलाओं की 53.67% है। परंपरागत मान्यताओं के कारण महिलाओं की साक्षरता दर कम है, लेकिन इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कार्य वितरण के व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन जैसी क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य आते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, विविध प्रकार की सेवाएं आती हैं। भारत के 5 सर्वाधिक साक्षर एवं 5 सबसे कम साक्षर राज्यों के नाम बताइए। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अंतर क्रमशः 18 से 20% है। स्वास्थ्य आबादी विकास की प्रक्रिया को भी स्वस्थ एवं प्रभावकारी बनाता है। वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य सूचकों में लगातार सुधार हुआ। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, वही 2001 में घट करके 8.1 रह गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, वही 2001 में ये 64.6 वर्ष हो गई। अधिकतर संक्रामक बीमारियों पर लगभग नियंत्रण कर लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद विकसित देशों की तुलना में भारत का स्वास्थ्य स्तर निम्न है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पानी पीने के लिए तथा मूल स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध ही हैं। अतः भारत के लिए आवश्यक यह है कि जनसंख्या प्रबंधन को राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दें। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ला करके ही कोई भी देश अपनी जनसंख्या का संसाधन में बदल सकता है। हर रोज़ के दंगे, मारपीट, हिंसा में संलग्न बहुत बड़ी युवा शक्ति का सही प्रबंधन उसे कल के भारत का सिरमौर बना सकता है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव बहुआयामी है। स्वतंत्रता के बाद भारत के खाद्य उत्पादन, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक संरचना में भारी वृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या के ही कारण भारत विकास की इन ऊंचाइयों को विकसित राष्ट्र में तब्दील नहीं कर सका। आज भी भारत में आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अभी भी प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 450 ग्राम प्रतिदिन से भी कम है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार भारत में ही हैं। निरक्षर और बेरोजगारों का यह समूह स्वतंत्र भारत की विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। आज भी कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। भूमि सीमित है और इसके उपयोग करने वाले लोगों का आकार वृहद हो गया। परिणाम स्वरूप वैसे भूमि पर भी कृषि, पशुचारण, अधिवास का दबाव पड़ने लगा है, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के अंग भी थे। भारत के वनीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और नम भूमि में लगातार कमी आ रही है। कभी कभी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैविक
विविधता का भंडार गृह था। आज हिमालय के राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन विकास, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि, उद्योग और नगरों के बढ़ते विकास के कारण जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में 40% से भी कम भूमि पर वन है, जबकि यहाँ 60% भूमि पर वन होने चाहिए। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि का विकास हुआ। इससे खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन मृदा प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की चुनौती छोड़ गया है। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। नगरों में ग्रामीण गरीबों की बढ़ती भीड़ से अनौपचारिक व्यवस्था, मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी और अतिक्रमणता बस्तियों के विकास ने नगरीय पारिस्थितिकियों को बर्बाद कर दिया। वर्तमान समय में मुंबई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर बन चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 3 से 4 लाख बाहर से आकर के बसते हैं। इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट ही है। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इनकी जड़ें जनसंख्या विस्फोट के आधारभूत संरचना पर आधारित हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न हो रही समस्या को ध्यान में रख करके प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया। आज भी विश्व में सर्वाधिक परिवार कल्याण केंद्र भारत में हैं, लेकिन परिवार नियोजन की स्वैच्छिक नीति के कारण जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। अतः 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 21 और 18 वर्ष रखा गया। केरल जैसे राज्यों में साक्षरता को प्राथमिकता दे करके जनसंख्या नियंत्रण का अप्रत्यक्ष प्रयास प्रारंभ किया गया है। इसमें भारी सफलता मिली है। इस सफलता को आधार मान करके 8वीं पंचवर्षीय योजना से अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार की संभावनाओं का सृजन, गरीबी निवारण, द्वितीय और तृतीयक रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीतियां तथा जनसंख्या के आधार पर 2026 ईस्वी तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों में वृद्धि न करने का निर्णय अधिक कारगर साबित हो रहा है। 2002 ईस्वी की जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। वस्तुतः भारत की जनसंख्या नीति छोटा परिवार, सुखी परिवार की नीति पर आधारित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस देश की है, मतलब किस राज्य की है, तो ये केरल की है। भारत की औसत वायु संरचना क्या है? आयु संरचना कितना है? जो 64.6 है। अभी हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि कितनी आयु है, 64.6 कितना है? 64.6 है। पहले 1951 में 36.7 था, वही 64.6 है। 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की न्यूनतम या अनुपात की स्थिति कितनी थी 2001 में? तो ये 933 थी। 12 नंबर सही है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 302, 318, 325 या 328? तो ये चौथा क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ध्यान से अगर पढ़े होंगे ज़रूर दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। जितने भी डाटा दिया हुआ है आप इसको बार बार देखेंगे तो वो आपको याद होगा और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम मिलेंगे नए लेसन में, तब तक आप इसे रिवीजन के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा करके ही जाइए।
चलिए मिलते हैं नए पाठ में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।